गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में जेनर डायोड या भंजक डायोड को पढ़ा रहे हैं। जेनर डायोड, ये वैज्ञानिक के नाम पे इस डायोड का नाम पड़ रखा है जेनर डायोड। वैज्ञानिक का नाम है क्लोरेंस जेनर। इस वैज्ञानिक के नाम पे क्योंकि इन्होंने ही इसका आविष्कार किया है, तो क्लोरेंस जेनर के नाम पर ही इस डायोड का नाम जेनर डायोड पड़ा है। और ये जो डायोड है, ये डायोड भी एक प्रकार का पीएन डायोड है। तो आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पीएन डायोडों को देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला पीएन डायोड जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं वो है जेनर डायोड। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। फिर अन्य जो डायोड आएंगे जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है, और एलईडी जिसको कहते हैं। ठीक है, उससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। आप देखते होंगे जो ये रिमोट होता है टीवी का या अन्य युक्तियों का, तो जो रिमोट जब हम दबाते हैं तो उस पर एक आगे एलईडी लगा होता है, उस पर एक ये प्रकाश बाहर आता है, तो वो एलईडी लगा है, वो लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, ऐसे ही एक सोलर डायोड होता है, सौर डायोड, ठीक है, फोटो डायोड। तो विभिन्न प्रकार के डायोड हैं जिनका कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जेनर डायोड, भंजक डायोड। तो जेनर डायोड के आविष्कार करता क्लोरेंस जेनर हैं, इन्हीं के नाम पे इस डायोड का नाम जेनर डायोड पड़ा है। इसका जो प्रतीक है ये यहां पर बनाया गया है, ये इसका प्रतीक है। इसमें ये सामान्य पीएन डायोड की भांति इसका प्रतीक है, सिर्फ यहां पर जेड आकार है, ये वाला, ये एन सिरे पे इसको इधर और इसको इधर की ओर मोड़ दिया गया है। तो पीएन डायोड से थोड़ा हटके है इसका प्रतीक। ठीक है, और इसमें कैसे इसको बनाते हैं, तो ये एक्चुअल में जो सामान्य पीएन डायोड था, तो सामान्य पीएन डायोड में क्या करते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक रहता है उसके एक सिरे पे त्रिसंयोजी अशुद्धियों को और एक सिरे पे पंचसंयोजी अशुद्धियों को मिला दिया जाता है, जिससे कि वहां पर एक सिरे पे पी और दूसरा सिरा एन क्षेत्र बन जाता है। उससे हमको पीएन डायोड प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर एक पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक को चिपका दिया गया होगा, ऐसा चिपकाते नहीं उसको। ठीक है, उससे तो वहां पर बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा चिपकाते नहीं उनको। तो वहां पर क्या पीएन डायोड में शुद्ध अर्धचालक के एक सिरे पे पी क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि और एक क्षेत्र पे एन क्षेत्र बनाने के लिए पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि कम मात्रा में मिलाई जाती है। कम मात्रा में मतलब सामान्य पीएन डायोड में जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो 1:10⁸ के अनुपात में मिलाई जाती है। यानी अगर 1:10⁸ परमाणु किसके होंगे, शुद्ध अर्धचालक के। ठीक है, अगर अर्धचालक के परमाणु 10⁸ हैं तो एक परमाणु किसका होगा, वो अशुद्धि वाले तत्व का होगा, अशुद्धि वाला परमाणु ये होगा। ठीक है, अब यानी बहुत कम है इसकी मात्रा, पर यदि ऐसा कर दिया जाए, जो अपद्रव्य या अशुद्धि हम मिला रहे हैं यदि उनका घनत्व बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो यदि शुद्ध अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धियों का घनत्व बढ़ा दिया जाए तो तब हम जो है जेनर डायोड प्राप्त करते हैं। तो जेनर डायोड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में पी क्षेत्र और एन क्षेत्र प्राप्त करने के लिए जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं उन अशुद्धियों का घनत्व बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको जेनर डायोड प्राप्त हो जाता है। तो जेनर डायोड और सामान्य पीएन डायोड में अंतर क्या है कि सामान्य पीएन डायोड में मिलाई गई अशुद्धियों का शुद्ध अर्धचालक में मिलाई गई अपद्रव्य ये परमाणु का या अशुद्धि वाले परमाणु का घनत्व बहुत कम होता है, जबकि जेनर डायोड में मिलाई गई अशुद्धि वाले परमाणु का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर इसका ये परिपथ है ऐसे, तो ये जेनर डायोड का परिपथ है। इसमें जेनर डायोड को, ये है तो पीएन डायोड, ठीक है, उच्च घनत्व की अशुद्धियों मिला हुआ पीएन डायोड है। तो जब जेनर डायोड को हम
अग्र अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं, क्योंकि है तो पीएन डायोड ही, तो जब जेनर डायोड को अग्र अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं तो एक सामान्य पीएन डायोड की भांति व्यवहार करता है। तब इसमें अग्र अवनति परिपथ के रूप में जोड़ने में इसमें अग्र धारा बहती है, जैसे सामान्य पीएन डायोड में बैठती है। फॉरवर्ड बायस सर्किट होने पर इसमें क्या बहेगी, अग्र धारा बहेगी, ठीक है। परंतु उसमें क्या होता है कि जब जेनर डायोड को हम, जैसे यहां विभव ले लिया और यहां, जब जेनर डायोड को अग्र अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं तो तब इसमें विभव और धारा के बीच जो वक्र आता है, जिसको हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। अर्थात ये सामान्य पीएन डायोड की भांति इसका वक्र आता है, ठीक। परंतु जब हम इसको उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं जेनर डायोड को, तो एक निश्चित वोल्टेज के बाद इसमें धारा का मान क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो इसका जो धारा और विभव का बीच का जो वक्र है वो सामान्य पीएन डायोड की भांति इसका वक्र होगा। पर अंतर क्या है कि सामान्य पीएन डायोड को हम अग्र अवनति परिपथ और उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में यूज करते हैं, जबकि जेनर डायोड का उपयोग केवल उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में होता है, ठीक है। जेनर डायोड का उपयोग उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में ही किया जाता है, रिवर्स बायस सर्किट के रूप में किया जाता है। तो यहां पर रिवर्स बायस सर्किट के लिए ये वाला परिपथ, ये वाला वक्र आएगा। इसमें जो क्षैतिज अक्ष है ये क्या दिखाती है, इसमें जैसे ये वाला इधर का विभव क्या आता है, अग्र अवनति विभव, ठीक है, और ये वाला उत्क्रम अवनति विभव। तब यहां जो धारा आती है, ये धारा क्या आएगी, ये अग्र धारा की विपरीत दिशा में आती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा इसमें कि प्रारंभ में जब जेनर डायोड को हम उत्क्रम अवनति के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होगा, पी सिरा बैटरी की ऋण प्लेट से और एन सिरा बैटरी की धन प्लेट से जुड़ा होगा, और उस समय एन सिरे और बैटरी की धन प्लेट के बीच एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। यहां पे ये श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है, ये यहां पर प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब ये जुड़ गया किस क्रम में, ये पीएन डायोड उत्क्रम अवनति के क्रम में। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम यहां पर वोल्टेज का मान बढ़ाएं उत्क्रम अवनति परिपथ में, जब हम धीरे धीरे बैटरी के द्वारा वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, तो यहां पर पीएन डायोड में क्या होगा, यहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होती है अगर, तो इससे यहां पर प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिससे कि यहां मुख्य आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती है। यहां बहुत कम धारा बहती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, तो वही पीएन डायोड में हो रहा था। तो यहां अंतर किस चीज में आएगा, जेनर डायोड में अंतर यह है कि जेनर डायोड में जो अवक्षय परत होती है इसकी चौड़ाई कम कर दी जाती है, जबकि सामान्य पीएन डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आपने देखा होगा सामान्य जो पीएन डायोड था उसमें जब उसको रिवर्स बायस सर्किट के रूप में यूज कर रहे थे तो वहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जा रही थी, ठीक है। जबकि जेनर डायोड को जब हम रिवर्स बायस के रूप में यूज करते हैं तो यहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम की जाती है। कितनी, यहां पर जो अवक्षय परत होगी इसकी चौड़ाई जो है 10⁻⁶ मीटर से कम कर दी जाती है, इससे कम, ठीक है, इससे कम, ठीक हो गया। किसके कंडीशन में, रिवर्स बायस की कंडीशन में। जबकि सामान्य पीएन डायोड जब रिवर्स बायस सर्किट के अनुसार जुड़ा होता है तो उस समय अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, वो अधिक होती है, वो 10⁻⁶ मीटर से काफी अधिक होती है, ठीक है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है इसमें जेनर डायोड में। और वो कैसे घटेगी, उसका कारण यह है क्योंकि जेनर डायोड को बनाते समय मिलाई गई अशुद्धि वाले परमाणुओं का घनत्व उच्च रखा जाता है। तो घनत्व उच्च रखने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक है, ये कारण है इसका। उससे क्या होगा, अब यहां पर हम जब रिवर्स बायस सर्किट में जब बैटरी का वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो यहां पर प्रारंभ में धारा जो है बहुत धीमी गति से बढ़ती है, नगण्य
रहती है करीब करीब, और ये धारा बहती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। एक निश्चित वोल्टेज पे क्या होता है, एक निश्चित वोल्टेज पर पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, वहां पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, वो गति के लिए मुक्त हो जाते हैं और उस समय वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब तक वो सहसंयोजक बंध के अंदर है तब तक वो संयोजी बैंड में, जैसे सहसंयोजक बंध टूटा और वो पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन गति के लिए मुक्त हो गए, तब वो कहां पहुंच गए, चालन बैंड में पहुंच गए। और ऐसा होने पर क्या होगा, यहां पर जो है तब आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है रिवर्स बायस में। सहसंयोजक बंध टूटते हैं और वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल युग्म पैदा होते हैं। तो यहां पर जो पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होगा, पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर गति करेगा। ठीक है, क्योंकि मुख्य आवेश वाहक यहां पर क्या हो गए होंगे, मुख्य आवेश वाहक यहाँ ये इधर की ओर आगे होंगे। यहां पर जो धारा बहेगी वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहेगी। तो पी क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं सहसंयोजक बंध टूटने पे, वो किसकी ओर गति करेंगे, वो एन की ओर गति करेंगे। ये धन प्लेट उनको आकर्षित करेगी अपनी। ठीक है, तो पी से एन की ओर यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक इस समय गति करेंगे। ठीक है, और तब यहां पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो एक निश्चित वोल्टेज पर धारा का मान जब बढ़ जाता है तो यह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये देखिए, इस वोल्टेज पर धारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इस वोल्टेज को कहते हैं जेनर वोल्टेज या भंजक वोल्टेज, वीजेड। ठीक है, ये वीजेड क्या है, भंजक वोल्टेज। और इस भंजक वोल्टेज में जब धारा बहुत तेजी से बढ़ती है तो यहां पर जो धारा का ये मान मिलता है, ये लगातार बढ़ रहा है ना, तो यहां पर धारा का एक तो मिलेगा न्यूनतम मान और एक मिलेगा इसका यहां पर अधिकतम मान, ये लगातार बढ़ रहा है। पर जब धारा लगातार बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, यहां पर पीएन संधि के जलने का खतरा रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमने इसको लगातार बढ़ने देना है, हम धारा का मान एक निश्चित सीमा तक बढ़ाएंगे जिससे कि पीएन संधि न जले। ठीक है, तो धारा के मान को उसी सीमा तक बढ़ाते हैं जिससे कि पीएन संधि जल न पाए और जेनर डायोड सुरक्षित रहे। तो इसको जो है, ये यहां पर अधिकतम धारा है आई मैक्सिमम, और यहां पर ये धारा क्या आ जाएगी, आई मिनिमम। तो धारा का मान यहां आई मिनिमम से आई मैक्सिमम के बीच रखते हैं भंजक वोल्टेज पे, ताकि जेनर डायोड सुरक्षित काम करे। ऐसे नहीं कि भंजक वोल्टेज पे सहसंयोजक बंध बहुत अधिक मात्रा में टूट गए और हमने धारा को लगातार बढ़ने दिया, तो उससे यहां पर क्या हो जाएगा, संधि के जलने का खतरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो जेनर डायोड है ये जल सकता है। अब इसके बाद ये तो इसका अभिलाक्षणिक वक्र आ गया। ठीक है, ये सामान्य पीएन डायोड की भांति इसका अभिलाक्षणिक वक्र है। अंतर यह है कि जेनर डायोड को उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में ही प्रयोग में लाते हैं, अग्र अवनति परिपथ के रूप में यह सामान्य पीएन डायोड की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जो सहसंयोजक बंध टूट रहे हैं वो टूटते हैं उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो अशुद्धियां मिला रहे थे, तो अशुद्धियों का घनत्व उच्च होने के कारण यहां पर अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। कितनी हो गई अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई जैसे माना 10⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोन है, इतनी होगी। ठीक है, जबकि सामान्य पीएन डायोड में रिवर्स बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई और ज्यादा हो जाती है, तो इसमें कम रहती है। दूसरा, यहां पर क्या होता है कि ये जो प्रतिरोध है ये इस प्रकार से दिया जाता है कि यहां पर बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज है उसको धीरे धीरे बढ़ाने पे धारा का मान बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। ये देखोगा भंजक वोल्टेज में आपने देखा होगा ना ऐसे, और एक निश्चित वोल्टेज पे क्या हो रहा है, वीजेड पे ये धारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, भंजक वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। तो जेनर वोल्टेज का मान यहां पर कम रखा जाता है। जेनर डायोड में जो भंजक वोल्टेज या जेनर वोल्टेज है इसका मान कम रखा जाता है।
ठीक है, जबकि सामान्य पीएन डायोड में इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ये अंतर भी है। तो यहां पर भंजक वोल्टेज या भंजक जो वोल्टता है इसका मान जैसे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट ऐसा कर दिया, ठीक है, कम रखते हैं, जबकि सामान्य पीएन डायोड में ये क्या होता है, इसका मान ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E बराबर V अपॉन डी, विभवांतर बटे अवक्षय परत की चौड़ाई। ठीक है, तो विभवांतर यहां पर क्या आएगा, भंजक वोल्टेज, ठीक है, जेनर ये इसका भंजक वोल्टेज या जेनर वोल्टेज बटे अवक्षय परत की चौड़ाई। तो ये कितना आएगा, 3 बटे 10 की घात 6, ठीक है, फिर ये आ जाएगा E बराबर 3 गुणा गया 10 की घात 6, ठीक हो गया ना। ये तो 3 गुणा गया 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर, ये क्या आ गया यहाँ पे, इसका मात्रक आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 गुणा गया 10 की घात 6 हो जाता है। ये बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र है। इतने अधिक वैद्युत क्षेत्र पे क्या होता है कि जब इतना अधिक वैद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो यहां पर अधिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, सहसंयोजक बंध बहुत अधिक संख्या में टूटने लगता है। ठीक है, तो उत्क्रम अवनति में जेनर डायोड में एक निश्चित वोल्टेज पे, जैसे ही वो निश्चित वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत अधिक हो जाने के कारण पी क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, जिससे कि वहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से बाहर निकल जाते हैं, अतः वो गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, अतः वो इस तरीके से वो कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब भंजक वोल्टेज उत्पन्न हुआ था 3 वोल्ट का, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने से वहां पर अल्पसंख्यक आवेश भाग अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने के कारण वहां पर धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, यही जो है इसकी कार्यविधि है जेनर डायोड की। ठीक है, तो जेनर डायोड में क्या कुछ अंतर है सामान्य डायोड से। सामान्य डायोड में क्या होता है, मिलाई गई अशुद्धियों का घनत्व कम रहता है, जेनर डायोड में अधिक होता है मिलाई गई अशुद्धियों का घनत्व। ठीक है, जेनर डायोड उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जबकि जो पीएन डायोड है वो दोनों अग्र अवनति और उत्क्रम अवनति दोनों के रूप में यूज किया जाता है। जेनर डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई सामान्य पीएन डायोड से काफी कम होती है। ठीक है, उत्क्रम अवनति के रूप में जब जेनर डायोड का यूज करते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई वहां पर काफी कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो रही है, मतलब वहां पर प्रतिरोध कम हो गया। ठीक है, तो प्रतिरोध कम होने से वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर बहुत अधिक संख्या में अल्पसंख्यक आवेश भाग उत्पन्न होने के कारण वहां पर धारा का मान तत्काल बढ़ जाता है, जैसे भंजक वोल्टेज को था। ठीक है, फिर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, मैंने कहा अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो ई का मान आया था, तो अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं सहसंयोजक बंध टूटने पे, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं ये वो घटना कहलाती है क्षेत्र उत्सर्जन की घटना। ठीक है, वो घटना क्या कहलाएगी, क्षेत्र उत्सर्जन की घटना। और यहां पर क्षेत्र उत्सर्जन की घटना आपने पढ़ी है कि फील्ड इमिशन कि वैद्युत क्षेत्र के कारण जब कहीं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण यदि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जा रहे हैं तो वहां वो घटना कहलाती है क्षेत्र उत्सर्जन की। आपने ये टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा था किसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, वहां पर एक हेडिंग है इसकी। तो क्षेत्र उत्सर्जन पे कौन सी युक्ति कार्य करती है, डायोड या जेनर डायोड। ठीक है ना, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की घटना यहां पर क्या कहलाती है, क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है।
जबकि प्रकाश की ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो वो घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। वो भी आपने पढ़ा था उसमें। अच्छा, अब यहां पर देखिए इसका उपयोग, पीएन डायोड का उपयोग क्या है, ये इसका जेनर डायोड का उपयोग। तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से किया जाता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, उसको देखिए। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा क्वेश्चन आता है ये कि जेनर डायोड को वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, इसके लिए जेनर डायोड का जो परिपथ है वो किस प्रकार का बनेगा, वो ये है। यहां पे ये जेनर डायोड है, ये सिर्फ सर्किल इसलिए बनाया गया कि इसके अंदर जेनर डायोड है। समझ गए? जेनर डायोड का प्रतीक तो ये अंदर वाला है, ये इसका पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, ये पी और ये एन, ये वाला एन है। तो यहां पर क्या किया था, जेनर डायोड को बैटरी के साथ, ठीक है, बैटरी और जेनर डायोड के साथ यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं आर। अच्छा, एक चीज है, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग किया था, इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए कि आपने देखा कि जेनर डायोड का जो अभिलाक्षणिक वक्र था, उत्क्रम वोल्ट था, और यहां पर जो धारा बैठी, माना मैं उसको उत्क्रम धारा कह रहा हूं, उसका वक्र इस प्रकार से आ रहा था। ठीक है ना, उसका वक्र ये आ रहा था इस में। इसको हमने कहा था भंजक वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। ठीक है, यहां पर जो धारा लगातार बढ़ रही थी, यहां पर धारा का एक न्यूनतम मान आया था आई मिनिमम, और यहां पर ये यहां पर सपोज ऐसी धारा है जिससे ज्यादा मान होने पे जेनर डायोड जल रहा है, तो हम इसी मान को लेंगे आई मैक्सिमम। इससे अधिक धारा का प्रयोग जेनर डायोड में नहीं होने देना है, क्योंकि पीएन संधि उसकी चल जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जेनर डायोड जब उत्क्रम परिपथ के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो भंजक वोल्टेज पे इसमें धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। भंजक वोल्टेज पे धारा बहुत तेजी से बढ़ती है, और धारा के मान में परिवर्तन होने के बावजूद भी वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वोल्टेज नियंत्रित है। तो जेनर डायोड जब उत्क्रम परिपथ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो उस समय भंजक वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, और धारा के मान में बहुत अधिक वृद्धि होने के बावजूद भी भंजक वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वोल्टेज अचल रहता है वहां पे। तो इसका अर्थ है कि वोल्टेज वहां पर क्या है, नियंत्रित है। एक नियंत्रित वोल्टेज पे धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि आपने ओम के नियम में पढ़ा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू I, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां धारा बढ़ रही है, वोल्टेज नियंत्रित है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सप्लाई है, ऐसी पावर सप्लाई है जिसमें कि वोल्टेज क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, और आपको कोई डिवाइस चलानी है, और वो डिवाइस चलानी है एक कांस्टेंट वोल्टेज पे, माना आपको कोई डिवाइस चलानी है, वो चलानी है आपको 3 वोल्ट पर। ठीक है, अब आपके पास जो बैटरी है या जो पावर सप्लाई है, उससे जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 0 से 6 वोल्ट के बीच। वो उसका वोल्टेज कभी 1 वोल्ट, कभी 2 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 6 वोल्ट।
पर आपकी जो डिवाइस है वो 3 वोल्ट पे ही चलनी चाहिए। तो यानी आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी डिवाइस लेनी पड़ेगी जो कि आपके द्वारा चलाए जाने वाले यंत्र के लिए क्या करे, 3 वोल्ट का विभवांतर ही प्रदान करे। तो वो डिवाइस कौन होगी, जेनर डायोड। क्योंकि जेनर डायोड क्या होता है, भंजक वोल्टेज पे इसमें धारा के मान में परिवर्तन तो होता है पर वोल्टेज क्या रहता है, नियत रहता है। इसी गुण के कारण क्या होता है, जेनर डायोड को भंजक वोल्टेज के रूप से वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि धारा में परिवर्तन होने के बावजूद भी वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए इसको वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो कैसे ये काम करता होगा उसके लिए देखिए, यहां पर ये दिखाया है, इसका परिवर्तनशील वोल्ट था। यहां पर क्या करेंगे, उस पावर सप्लाई को जोड़ेंगे जिसका वोल्टेज क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। ठीक है, परिवर्तनशील डीसी वोल्ट था, ये वोल्टेज स्रोत होना चाहिए यहां पे। ठीक है, डीसी वोल्टेज स्रोत होना चाहिए। तो उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है। वो आपने यहां पर लगा दिया, जैसे एक बैटरी लगा दो माना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस परिवर्तनशील जो वोल्टता का सोर्स है यहां पे, इसके और जेनर डायोड के बीच एक यहां पर बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोध का चिन्ह है। ठीक है, इनके बीच ये प्रतिरोध जोड़ दिया। प्रतिरोध जेनर डायोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है और नियंत्रित वोल्टेज प्राप्त करने के लिए यहां पर एक लोड प्रतिरोध जोड़ रखा है, RL। ये भी एक प्रतिरोध है। तो 2 प्रतिरोध है, एक तो बाह्य प्रतिरोध R, ये जेनर डायोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जेनर डायोड और इस इनपुट सप्लाई के बीच। जिस इनपुट सप्लाई को आप नियंत्रित करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो इनपुट सप्लाई होगी, इनपुट वोल्टेज, इसका क्या होगा, वोल्टेज लगातार चेंज हो रहा होगा। अब आप यहां पर इसको क्या करेंगे, नियंत्रित वोल्टेज प्राप्त करेंगे, यानी फिक्स वोल्टेज प्राप्त करेंगे। ऐसा वोल्टेज आएगा यहां पर जो चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब तो जो आउटपुट नियत वोल्टेज है वो यहां पर प्राप्त किया जाएगा इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच। तो क्या होता है, यहां पर जो बाह्य ये है, जो लोड प्रतिरोध RL है, ये इस जेनर डायोड के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। देखिए, इसका एक सिरा यहां पर आ गया, एक सिरा यहां पर आ गया। तो जेनर डायोड और ये बाह्य प्रतिरोध, ये लोड प्रतिरोध RL, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, जेनर डायोड व RL ये क्या होंगे, समांतर क्रम में परिपथ में जोड़े जाते हैं। और जेनर डायोड और इनपुट सप्लाई के बीच यहां पर बाह्य प्रतिरोध R को अलग से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो परिपथ हो गया। यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है, यहां पर वोल्ट मीटर लगा होगा, VIN का रखा मैंने यहां पे। यहां पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको नापने के लिए यहां पर वोल्ट मीटर लगाया गया होगा। उसका माइनस सिरा यहां पर, प्लस सिरा यहां पर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये VIN उसी से शो हो रहा है। कंप्लीट परिपथ नहीं बनाना आपने, VIN लिख दिया मतलब इसके बीच का वोल्टेज नाप रहे हैं। और यहां पर ये जो बाह्य प्रतिरोध RL, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज भी नापना है, उसको हम VO लिख रहे हैं। तो VO मतलब आउटपुट वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या आएगा, नियत आएगा, अचर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो वोल्टेज आएगा उसका नाम है नियत निर्गत विभवांतर। ठीक है, वो इन दोनों सिरों के बीच हम क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर यहां लगा देंगे। तो उसके मान को पढ़ के हमें पता चल जाएगा भाई यहां पर नियत वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो वक्र आएगा कि इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन करने पे आउटपुट वोल्टेज का मान कितना हो रहा है, तो इनके बीच जो वक्र है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्षैतिज अक्ष में निवेशी वोल्टता ले ली और ऊर्ध्वाधर अक्ष में निर्गत वोल्टता लिया गया। ठीक है, निवेशी वोल्टता मतलब यहां का। यहां पर क्या करेंगे, हम इनपुट वोल्टेज का मान लगातार चेंज करेंगे। तो चेंज करने पर हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में जो आउटपुट वोल्टेज है उसका मान क्या होता है, बढ़ रहा है। पर एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जा रहा है। तो यानी वो ये वोल्टेज जैसे, तो ये वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज होगा जेनर या भंजक वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज कौन सा होगा, जेनर या भंजक वोल्टेज। आपने देखा था इस वोल्टेज पे धारा तो बढ़ रही थी पर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा था, तो वो ये वाला वोल्टेज है। ठीक है, कि इनपुट वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा दो इसके बाद
जेनर वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो ये वाला वोल्टेज जो आ रहा है ये इधर आए, और जो ये वाला वोल्टेज होगा वो यहां दिया जाएगा। ठीक है, अब कार्यविधि क्या है इसकी, आप सीधा सीधा एक इसका माने बहुत सूक्ष्म अगर मैं समझाऊं तो ये सोचिए इसमें कि जब यहां पर वोल्टेज का मान हम प्रारंभ में बढ़ाते हैं, इनपुट वोल्टेज का मान, तो यहां पर क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। पर आउटपुट वोल्टेज का मान जब बढ़ता है तो उस समय जो धारा आती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये वाली धारा। आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, ये ठीक है, ये बढ़ रहा है, पर इसके बढ़ने पर भी धारा का मान इसमें जेनर डायोड में कोई बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। पर जब इस इनपुट वोल्टेज का मान किसके बराबर हो जाता है, इस जेनर के भंजक वोल्टेज के बराबर हो जाता है, जेनर वोल्टेज के बराबर हो जाता है, जब इस VIN का मान हम किसके बराबर करते हैं, VZ के बराबर, तो उस समय यहां पर क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होती है सहसंयोजक बंध टूटने के कारण। ठीक है, जिससे यहां पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न हो रहे होंगे, जिससे क्या बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, उस समय यहां पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो वोल्टेज कौन सा उत्पन्न होगा, भंजक वोल्टेज VZ। तो उस समय क्या होता है, जो इस डायोड के सिरों के बीच का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज किसके सिरों के बीच का होगा, इस RL के सिरों के बीच का वोल्टेज वही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है, जो वोल्टेज एक अवयव के सिरों के बीच का होगा वही वोल्टेज दूसरे वाले अवयव के सिरों के बीच का भी होता है। आपने प्रतिरोधों का संयोजन जब पढ़ा था 10 में पढ़ा होगा, इस प्रकार से मैं थोड़ा रिमाइंड करा रहा आपको, ये R1 प्रतिरोध था, ये R2 प्रतिरोध था, ये R3 प्रतिरोध था, और आपने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया था। ठीक है ना, यहां से धारा आई थी I, तो आपने I1 धारा यहां भेजी थी, I2 धारा यहां भेजी थी, I3 धारा यहां भेजी थी। कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक अवयव में धारा अलग अलग बह रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि I धारा बैटरी से आ रही तो I धारा सब में बह रही होगी, ये धारा बढ़ जाती है तीनों, और इन तीनों धारा का योग I के बराबर होता है। यानी मुख्य धारा बढ़ जाती है विभिन्न अवयवों में, जो अवयव समांतर क्रम में जुड़े हैं। परंतु इन अवयवों के सिरों के बीच का विभवांतर, अगर यहां पर विभवांतर V है तो यहां भी विभवांतर क्या होगा, V होगा, यहां भी विभवांतर V होगा, बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा, V होगा। ठीक है, समांतर क्रम में ये विशेषता होती है कि समांतर क्रम में जितने अवयव जुड़े होंगे उन सभी अवयवों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, एक समान रहता है। तो यहां पर ये दोनों भी तो समांतर क्रम में जुड़े, तो जो विभवांतर यहां उत्पन्न होगा वही यहां होगा, या जो जेनर डायोड के सिरों के बीच का विभवांतर होगा वही RL के सिरों के बीच का विभवांतर भी होगा। तो जब यहां पर भंजक वोल्टेज वाली स्थिति आती है उस समय जेनर डायोड के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वही विभवांतर कहां प्राप्त होता है, RL के सिरों के बीच ही प्राप्त होता है। तब वो विभवांतर भंजक वोल्टेज वाला विभवांतर क्या नहीं होता है, परिवर्तित तो होता नहीं है। तो यहां RL के सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, उससे यहां पर एक अचल विभवांतर प्राप्त होता है। पर हम इसको उससे भी शो करेंगे, किससे, समीकरण से। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट में कुछ समीकरण है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें यहां पर माना 0 से 6 वोल्ट की एक बैटरी ली आपने, और यहां पर भंजक वोल्टेज कितना है माना 3 वोल्ट। ठीक है, तो शुरू में यहां पर कौन कौन सी समीकरण आएंगी, तो एक तो ये लीजिए, माना यहां से किसी समय I धारा प्रवाहित हुई, देखो है इस बैटरी से I धारा आई, तो I धारा किस में जाएगी, वो जाएगी इस प्रतिरोध में, R ओम के प्रतिरोध में। फिर वो धारा जब यहां पर आएगी तो यहां पर आने पर धारा बढ़ जाएगी, जैसे समांतर क्रम में बढ़ी थी, I1 I2 I3 ये दोनों समांतर क्रम में। तो जो I इस I का कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा इस वाले। तो RL वाले प्रतिरोध में धारा बह रही है IL, और इस जेनर वाले में धारा बह रही है IZ। तो इन दोनों धाराओं का योग किसके बराबर होगा, मुख्य धारा I के बराबर। तो एक समीकरण ये आएगी I बराबर IZ प्लस IL। तो यहां से चाहो तो आप जेनर धारा का मान निकाल सकते हैं, IZ बराबर I माइनस IL। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, अगर आपको जेनर धारा चाहिए।
अगर कभी सवाल आ गया। ठीक है, दूसरा इसमें इन दोनों के वोल्टेज आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस जेनर का वोल्टेज माना VZ है और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज हम क्या ले रहे हैं, VL या VO, आउटपुट वोल्टेज। तो RL के सिरों के बीच का वोल्टेज VO ये किसके बराबर होगा, इस जेनर के सिरों के बीच के वोल्टेज VZ के बराबर, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। इसका वोल्टेज कितना होगा भाई, ठीक है। तो इसको चाहो तो यहां पर करोगे, ठीक है। VZ तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो यहां पर जेनर के लिए भी कीजिए, यहां पर जेनर का वोल्टेज बराबर क्या होगा, जेनर में धारा, जेनर में कितनी धारा बह रही है, और इस जेनर का प्रतिरोध, माना इस जेनर का प्रतिरोध कितना है, RZ, ठीक है, इक्वल्स टू, अब VO मतलब इस लोड वाले में, RL में, तो RL में जो वोल्टेज है वो VO है, तो यहां भी V इक्वल टू IR को अप्लाई कीजिए, क्या आएगा, यहाँ I के पे IL और R के पे RL, तो यहां पर आएगा IL इंटू RL। इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम लगा रहे हैं यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस वाले बंद पास में। माना मैं इसको नाम दे रहा हूं A B C D, तो बंद पास A B C D, ये बंद है, खुला नहीं है। यहां पर एक प्रकार से बैटरी समझो, ये N है तो इसको प्लस कर दो, ये माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से ये P सिरा नेगेटिव से जुड़ रखा है, N सिरा पॉजिटिव से जुड़ रखा है। आपकी बुक वाला इसको प्लस और माइनस दिखा रखा है, ठीक है। तो ये A B C D एक बंद पास हो गया, ठीक है। किताब में हर जगह इसको गैप किया होगा, है ये ऐसा गैप किया होगा, समझ गए। खाली यहां पर ये लिखा होगा प्लस और यहां लिखा होगा माइनस, पर ये पावर सप्लाई होगी। तो A B C D इस बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पे, तो लगाइए किरचॉफ का द्वितीय नियम। A B C D बंद पास में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। क्या है वो नियम, देखिए पहले, जैसे इस प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही भाई, I। पहले इसमें ये देख लो किसमें कितनी धारा बह रही है, इसमें I धारा बह रही है। यहां इस बैटरी से कितनी धारा आई, I धारा आई, I धारा इस प्रतिरोध में भाई। इस जेनर में कितनी धारा बह रही है, IZ। आपने ये वाला बंद पास देखना है, तो आप इसमें जो जो प्रतिरोध या जो जो डिवाइस जोड़ रखे हैं उनमें देखेंगे धारा कितनी आ रही है। इसमें धारा आ रही है I, इसमें धारा आ रही है IZ। इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि अलग वाला बंद पास हो गया, हमें तो ये देखना है। तो इस बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम जब लगाएंगे तो नियम क्या है कि किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में जो अवयव जुड़े हैं, इन अवयवों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग इस बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल के योगों के बराबर होता है, वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। या ये कह दो किसी बंद पास में उपस्थित विभिन्न विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग सदैव शून्य होता है, या तो ऐसा कह दो, या ये कह दो कि किसी बंद पास में विभिन्न अवयवों पर उपस्थित विभवांतरों का योग विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी यहां पर जो विभवांतर आएंगे ना, उन विभवांतरों का योग किसके बराबर होगा, इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो मैं उसी से कर रहा हूं। तो यहां पर बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, यहां पर लिखा था मैंने, जो ये वोल्टेज प्रदान कर रहा है कितना है, VIN, ठीक है। यहां पर जो इस बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज प्रदान किया गया या जो यहां पर परिवर्तनशील वोल्टेज था वो कितना था, VIN। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों खंडों में
विद्युत विभवांतरों के योग के बराबर। तो इस खंड में कितना विभवांतर आ रहा है? विभवांतर V इक्वल टू था I इंटू आर। तो यहां का विभवांतर क्या होगा? I इंटू आर प्लस यहां का विभवांतर क्या होगा? IZ इंटू इसका RZ। ठीक है, V इक्वल टू आई आर यहां होगा तो यहां IZ पे IZ आ जाएगा और RJ पे RZ आ जाएगा। ठीक है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? IR। और ये क्या है? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इस जेनर के वोल्टेज के बराबर, VZ के बराबर। VZ मतलब इस जेनर का वोल्टेज VZ। अब देखिए मेन यही है, इसी से समझना है। देखो माना जेनर वोल्टेज के लिए भंजक वोल्टता कितनी है? 3 वोल्ट। ठीक है, भंजक वोल्टेज है 3 वोल्ट, यानी 3 वोल्ट पे करंट बहुत ज्यादा हो जा रही होगी इसमें। ठीक है, अब यहां पर इनपुट से जो वोल्टेज दिया आपने वो दिया माना कितना? पहले आपने जैसे 1 वोल्ट किया तो वो भंजक वोल्टेज से कम है, धारा बहुत कम होगी। फिर आपने करंट कितना किया? 2 वोल्ट। यहां पर इनपुट से वोल्टेज कितने था? 2 वोल्ट किया, तब भी वो जेनर के भंजक वोल्टेज से कम था, तो करंट बहुत कम होगी। ठीक है, अब वो वाली स्थिति आ रही है, ये वाली, ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट। अब आपने क्या किया? भंजक यहां से इनपुट से वोल्टेज कितना किया? 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर ये जो वोल्ट है ये अब इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट कर दिया, तो उससे फिर क्या होगा? कुछ वोल्टेज यहां आ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहां आ जाएगा। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। एक चीज ये देखना, जैसे यहां पर 1 वोल्ट कर रहे हैं ना, तो 1 वोल्ट का क्या होगा? उस हो सकता है 0.5 वोल्ट यहां आ जाए, 0.5 वोल्ट यहां आ जाए, या 0.2 वोल्ट यहां आ जाए, तो 0.8 वोल्ट यहां आ जाए। दोनों का योग, इन दोनों के वोल्टेजों का योग किसके वोल्टेज के बराबर होगा? इनपुट के वोल्टेज के बराबर। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है और समांतर क्रम में बराबर रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे 3 वोल्ट लगाया आपने, तो यहां पर क्या होगा? सपोज 1 वोल्ट यहां चले गया होगा, 2 वोल्ट यहां गया होगा, तब भी 3 वोल्ट हो गया। फिर आपने क्या किया? 4 वोल्ट लगाया, तो 4 वोल्ट लगाने पे माना ये 1.5 वोल्ट हुआ, और ये कितना हो गया? 2.5। ऐसा करते करते बढ़ाते रहेंगे यहां इनपुट वोल्टेज को। एक इनपुट वोल्टेज ऐसा होगा जब ये यहां का वोल्टेज बढ़ के कितना हो गया होगा? 3 वोल्ट। माना आपने लगा दिया कितना? 5 वोल्ट। सपोज 5 वोल्ट पे यहां का वोल्टेज हुआ 2 वोल्ट इस आर के सिरों के बीच का, और जेनर का वोल्टेज तब कितना होगा? 3 वोल्ट। तो 3 और 5 वोल्ट हो गया। अब ये जेनर का जो वोल्टेज है ये अपने भंजक वोल्टेज में पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में यहां धारा क्या हो जाएगी? तत्काल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यहां धारा बढ़ गई। इसके बाद क्या होगा? अब आपने इनपुट के वोल्टेज को और बढ़ाया, माना इनपुट का वोल्टेज आप कर रहे हैं 6 वोल्ट या 7 वोल्ट। अब क्या होगा? 6 वोल्ट किया तो यहां पर जो ये प्रतिरोध R है, ये इनपुट वोल्टेज में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को ये अवशोषित कर लेगा। मतलब जैसे 6 वोल्ट किया ना, तो 6 वोल्ट होने पे ऐसे नहीं कि ये दोनों बढ़ेंगे, अब ये नहीं बढ़ेगा, ये अपने अधिकतम मान तक बढ़ चुका है, ये 3 का 3 ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगी वृद्धि 3 वोल्ट। तो 3 और 3 6 वोल्ट। फिर आपने इनपुट वोल्टेज को बढ़ा के कितना किया? 7 वोल्ट किया। तो अब फिर क्या होगा? अब ऐसा नहीं होगा कि जेनर और इस आर दोनों के वोल्टेज बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जेनर डायोड का वोल्टेज अभी भी वही रहेगा, भंजक वोल्टेज 3 वोल्ट, परंतु अब यहां बढ़ जाएगा। आर के सिरों के बीच का वोल्टेज क्या जाएगा? 4 वोल्ट, क्योंकि 4 और 3 7 वोल्ट। माना आपने अब इनपुट वोल्टेज कितना किया? 8 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? ये जेनर डायोड के सिरों के बीच का वोल्टेज 3 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, और यहां प्रतिरोध आर के सिरों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट। यानी इनपुट वोल्टेज में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को ये प्रतिरोध आर क्या कर दे रहा है? अवशोषित कर दे रहा है, ये अपने में समाहित कर दे रहा है इसको। ठीक है, जिससे कि जेनर डायोड के सिरों के बीच का वोल्टेज पहले जैसा भंजक वोल्टेज के बराबर रहता है। ये 3 वोल्ट का 3 वोल्ट है। ठीक है, इसको ये दिखा रहा है, ये 3 वोल्ट आ गया माना। तो अब आप निवेशी वोल्टेज 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट कितना भी करो, भंजक वोल्टेज का मान हमेशा क्या रहता है? वो
3 वोल्ट ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। वोल्टेज में होने वाली, इनपुट वोल्टेज में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि वो प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रकट होती है, ठीक है। और भंजक वोल्टेज जेनर डायोड के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वही प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच का वोल्टेज भी होता है। अतः प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा हमको 3 वोल्ट ही प्राप्त होता रहता है। चाहे इनपुट वोल्टेज कितना भी बढ़ा दिया जाए, पर प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच का वोल्टेज हमेशा वही प्राप्त होता है जो डायोड जेनर के सिरों के बीच का वोल्टेज होता है। अगर ये 3 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना मिलेगा आपको, यहाँ भी 3 वोल्ट ही मिलेगा इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर मेन काम कौन कर रहा है, ये प्रतिरोध आर। तो इस प्रतिरोध आर का मान इस प्रकार से चुना जाता है कि ये इनपुट सप्लाई में होने वाले, इनपुट सप्लाई के वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों को ये क्या कर दे, ये प्रतिरोध आर एडजस्ट कर सके। अर्थात इनपुट सप्लाई के वोल्टेज में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को ये प्रतिरोध आर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जो वृद्धि वोल्टेज में यहाँ इनपुट सप्लाई में होगी वो वृद्धि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रकट होती है, जबकि जेनर के सिरों के बीच का वोल्टेज पहले जैसा बना रहता है, 3 वोल्ट ही बना रहता है। 3 वोल्ट में एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, 5 वोल्ट हो सकता है, 4 वोल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आज हमने यहाँ पे इसमें जेनर डायोड या भंजक डायोड में यहाँ पर है ये पढ़ा कि ये क्या है, इसका प्रतीक क्या है, परिपथ क्या है और इसके अभिलाक्षणिक वक्र क्या है। ये जो है केवल उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, कई बार आ गया, ठीक है ना। थैंक यू।